बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा, बेहतरीन हुआ होगा और बामकसद हुआ होगा। ज़िंदगी में हर दिन जो है वो एक मौका होता है कुछ करने का, अपने आप को बेहतर साबित करने का और साथ ही साथ अपनी गलतियों से सीखने का और दूसरों की मदद करने का, दूसरों को माफ़ करने का, अपने एंगर को कंट्रोल करने का। तो कोशिश ये करें कि हमें जब एक सुबह नया मौका देती है तो इस मौके को अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए। अपनी बेहतरी के लिए जितना काम हो सके उतना काम करें, दूसरों की मदद लाज़मी करें। हम देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए तो इक़दाम कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे आस-पास के लोग हैं जो शायद हमारी मदद के मुंतज़िर हैं, आपके छोटे से छोटे जो अल्फाज हैं वो उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। तो अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम मौजूदा जो है वो थोड़ा सा खुशगवार दिखाई दे रहा है और आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 39 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 28 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 जुलाई तक मानसून का पहला स्पेल जारी रहेगा, जिसके मुताबिक शहर में कहीं कहीं वक्फे से बारिश जो है इन दिनों में देखी जा सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ बारिश जो है वो शहर में हो रही है हल्की हल्की कहीं कहीं, लेकिन एक चीज़ जो है बारिश होने की वजह से जो हवा में नमी का तनासुब है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से अक्सर हम देखते हैं कि धूप तो इतनी तेज़ नहीं है लेकिन हबस और सफोकेशन की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, मामलात ज़िंदगी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। तो ऐसे में एहतियाती तदाबीरें लाजमी फ़ॉलो करें और ख़ासकर अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेने लगती हैं। तो इसीलिए अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस मौसम में भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दें और कोशिश करेंगे जब भी आप घर से निकलें तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि मौसम जो है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी जो सेहत का ख्याल रखना है ये हमारे अपने कंट्रोल में है। तो अपनी सेहत का जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ख्याल रखें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद जो है वो एक बड़ा शहर है, इस शहर के मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा थे। अब ये देख रहे हैं कि जो बजट है वो तो अनाउंस कर दिया गया है, फैसलाबाद के हिस्से में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी आए हैं और कुछ पिछले प्रोजेक्ट हैं वो भी इल्तवा का शिकार है। और ये जो बजट की जो है दादोशुमार, क्या सिर्फ ये दादोशुमार तक ही मुकर्रर होंगे, क्या ये सारा जो इम्प्लीमेंटेशन तक भी मामला जाएगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस पर गुफ्तगू करने से पहले हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अब्दुर्रहमान आप? शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अब्दुर्रहमान के साथ ही हमें ज्वाइन किया है अरसलान दुरानी ने, सिटी 41 के स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अरसलान? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच अरसलान फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अब्दुर्रहमान आपसे ही प्रोग्राम में मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, यहाँ पर अच्छे से लोग भी रहते हैं और साथ ही साथ अगर मसाइल के हवाले से बात करें, इस शहर के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। बजट हम सब लोगों ने देखा। फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो कैसे देख रहे हैं दादोशुमार? क्या फैसलाबाद के लिए दादोशुमार काफ़ी हैं और डेवलपमेंट के हवाले से क्या क्या मिल रहा है? थैंक यू मेविश। देखिए, फैसलाबाद के हवाले से एक चीज़ पेश नज़र रखें कि यहाँ पर जितना भी काम हुआ है उसका ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ही हुआ है। माजी में जब शहबाज शरीफ सीएम थे या उससे पहले, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि किसी हुकूमत ने इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जितनी जो है वो PMLN देती है। इवन दो कि जब बुज़दार थे सीएम तो फैसलाबाद बिल्कुल इग्नोर था। तो अभी देख लें फैसलाबाद के हवाले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के हवाले से जो बजट लगाया गया, मैं वो आपको बताता हूँ कि इसमें रोड्स, ये जो हमारी शिवपुरा रोड है या चनौर फैसलाबाद रोड है, इसको डबल किया जा रहा है, इसके लिए पैसे रखे गए हैं। सरगोदा रोड है, फिर स्त्याना रोड, समुद्री रोड, इनकी मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग और जहाँ कहीं भी टूटी हुई है वहाँ पर दोबारा लगानी, तो ये सारा तखमीना लागत इसमें शामिल है। रोड्स बिल्कुल नए सिरे से बनाई जा रही हैं, तो ये खासा महंगा अरबों का प्रोजेक्ट है। फिर इसके अलावा फैसलाबाद में जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं वो 46 की तादाद में लाई जा रही हैं। तो ये तकरीबन पूरा फैसलाबाद का रूट जो है वो इससे कवर किया जाएगा, जो शहरी इलाका है। फिर मेट्रो के 2 रूट्स लगाए जा रहे हैं कि जिसमें मेट्रो ऑरेंज और मेट्रो रेड लाइन है कि ये तकरीबन एयरपोर्ट से लेके जो फेडमक है वहाँ तक होगा रूट। इसी तरह से 2 रूट्स होंगे जिसमें पूरा शहर कवर होगा और जहाँ कहीं मेट्रो रह जाएगी कि वो कवर नहीं कर पा रही वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। और फिलहाल ये
कहा जा रहा है कि 20 से 40 रुपए के दरमियान किराया जो है वो सुजेस्ट किया जा रहा है, जिसमें 16 मीटर का तकरीबन 16 किलोमीटर का रूट है जो जिसमें 20 या 40 रुपए किराया होगा ना, मतलब जिसमें समझ लें कि एक रिक्शा जो है वो स्टॉप टू स्टॉप 40 रुपए किराया ले लेता है, तो वो पूरे रूट का उतना होगा कि सवारी जहाँ कहीं भी उतर जाती है। तो इब्तदाई तौर पर तखमीना ये है कि 2 लाख के करीब लोग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करेंगे। स्पेशली टारगेट किया जा रहा है मजदूर तबके को, ठीक है। जैसे खुड़ियाँ वाला है, जैसे फेडमक है, इधर नाड़वाला रोड है, या जहाँ से गुलामाबाद ज़्यादा मजदूर आते हैं, तो वो इस हिसाब से प्लान किया जा रहा है कि वो ज़्यादा मजदूर अपनी जॉब पे जा सकें और वापस आ सकें। हर 5 से 7 मिनट बाद जो है वो नई गाड़ी आ जाएगी, यानी कि इस तरह से रूट चलाया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से ये फैसलाबाद का पहला कंप्रीहेंसिव मंसूबा है, जो इससे पहले पूरी दुनिया में चल रहे हैं मंसूबे, जैसे ये मतलब सियोल को, जापान को कॉपी किया गया, टोक्यो को, कि वहाँ पर जिस तरह से मेट्रो चलती है अंदरून शहर में, तो इसमें अच्छी खासी सब्सिडी गवर्नमेंट की जानब से दी जाएगी। जो लाहौर में मेट्रो बनाई गई थी उसमें तखमीना लागत ये लगाया गया था कि 200 रुपया पर सवारी का जो है वो किराया होगा एक सवारी का, लेकिन उससे 40 रुपये लिए जाते हैं। तो फैसलाबाद में भी तकरीबन इतने ही लिए जाएंगे, बाकी जो सब्सिडी है वो पंजाब हुकूमत की अथॉरिटी की जानिब से दी जाएगी। तो इसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बड़े भरपूर तरीके से आएगी। फिर जो ये रिक्शा, चिंची, बाइक्स, इन सब का खात्मा हो सकेगा। फ़र्ज़ करें एक बंदा स्याना रोड से उठ के कचहरियों में आना चाहता है, तो वो आता है बाइक पे या रिक्शे पे या गाड़ी पे, पहले वो पार्किंग ढूंढता है, 40-50 रुपये 100 रुपया पार्किंग पे लगाता है। तो इसमें उसने आना है, डायरेक्ट उतरना है, बगैर कोई पार्किंग की टेंशन नहीं है, एसी वाली गाड़ियाँ सारी की सारी और माहौल दोस्त गाड़ियाँ, फिर वो वहाँ से 40 रुपये में घर चला जाएगा। तो ये मतलब प्योर उन लोगों की सहूलत के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो गरीब हैं, जिनके लिए जो है वो ये एक तरह से रिलीफ भी होगा हुकूमत की जानब से ना। तो ये जब सर्वे किया गया था पूरी दुनिया में, तो ये पूरी दुनिया में इस तरह के मंसूबे चलते हैं कि जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती हैं, कि जिसमें गवर्नमेंट के साथ मिलके सब्सिडी मुहैया की जाती है, क्योंकि ये हमेशा जो हमारा क्लाइमेट के हवाले से बात चलती है या आलूदगी के हवाले से चलती है, तो इसमें देखें एक बस में अगर 70-80 लोग होंगे, तो 70-80 लोग वैसे रिक्शों पे, बाइक्स पे या गाड़ियों पे चलेंगे, तो वो कम से कम 15-20 गाड़ियों या बाइक्स या रिक्शे होंगे। तो उनकी जगह एक बस लेगी जो कि इलेक्ट्रिक बस है, माहौल दोस्त बस है, जिसका धुआं उस तरह से नहीं है। तो ये इससे आप समझ लें कि फ़ज़ा भी साफ़ होगी, लोगों का पैसे भी कम लगेंगे, रूट्स भी क्लियर होंगे और जो ट्रैफिक जैम होता वो भी नहीं होगा। फिर जो मेट्रो के लिए स्पेशल रूट सुजेस्ट किया गया है कि ये तकरीबन 18 माह में बनेगी, कि जहाँ कहीं कंजस्टेड एरिया है वहाँ पे इसको फ्लाई ओवर के ज़रिए गुजारा जाएगा। तो ये GTS ब्रिज पे, कचहरियों में, सरगोदा रोड, नवल्टी पुल और इस तरह से एक आध और मकाम होगा जहाँ पे ये ब्रिज भी बनेंगे, जिसको दूसरी ट्रैफिक भी यूज़ करेगी। लेकिन इसके लिए एक रूट्स सुजेस्ट किया जाएगा कि ये रूट्स जैसे लाहौर में है या इस्लामाबाद में। लेकिन अब्दुर्रहमान, कहा यह जा रहा है कि फैसलाबाद के रोड जो हैं वो शायद इसका बोझ ना उठा सके, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? ट्रांसपोर्टेशन लेकर आए जा रहे हैं, मेट्रो के हवाले से भी प्लान किया जा रहा था, इसी तरह से अर्बन ट्रांसपोर्टेशन अगर बेहतरीन होगी, शहरी लाजमी एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकेंगे। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ पर थोड़े से जिसे कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जब डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासर से मुलाकात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो रोड्स है इस पे काम 2 वजूहात की बिना पर नहीं किया गया। तो पिछले 6-8 महीने में एक तो मेट्रो का रूट बनाना है, तो फिर से वो उखाड़ पछाड़ करनी पड़नी थी। फिर सीवरेज का मंसूबा चल रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि पहले अभी सीवरेज का मंसूबा चल रहा है ये मुकम्मल हो जाए, उसी असना में ये बरसात ख़त्म हो जाएगी, तो फिर अगस्त में रोड्स पे काम शुरू कर दिया जाएगा कि एक मेट्रो का रूट होगा जो बिल्कुल अलग होगा, जिस पे सिर्फ मेट्रो चलेगी। बाकी जो रोड है, रोड्स देखिए फैसलाबाद की काफ़ी खुली रोड्स हैं। ये हमारे दफ्तर के सामने वाली देख लें या सरगोदा रोड देख लें या कोई भी रोड देख लें, वो काफ़ी खुली हैं। जहाँ पे कंजस्टेड होंगी वहाँ पे उसको ब्रिज बना दिया जाएगा, अंडर पासेस बना दिए जाएंगे। तो इसके लिए अच्छा खासा बजट भी सुजेस्ट किया गया है कि यहाँ पर इस बजट में बनाई जाएंगी। तो 2 रूट्स होंगे मेट्रो के टोटल ना, ऑरेंज और रेड के नाम से। तो ये वैसे ही वो मतलब इतना ज़्यादा मसला जितना हाइप क्रिएट हो जाती है, लाहौर में ऐसा कोई मसला बना नहीं है कि रोड की वजह से कोई इशू हो। हाँ, कभी कभार कोई एहतजाज हो तो उसकी वजह से मसला बन जाता है, अदरवाइज रोड्स पे कोई ऐसा इशू नहीं बनेगा।
और इसके लिए पूरा प्लान किया जा रहा है कि ठीक है। किस तरह से इसको कामयाब बनाना है। तो मुझे लगता है कि ये हुकूमत का बड़ा ज़बरदस्त बड़ा अहम मनसूबा होगा। फिर इसके अलावा डेवलपमेंट के हवाले से, रोड्स के हवाले से बात हो गई, नई जो है वो बिल्डिंग्स उनको रेनोवेट किया जा रहा है। तो खुला पैसा रखा गया इस बजट में ना, कुछ 600-700 अरब रुपया तो लोकल बॉडीज़ के लिए रखा गया है कि जिसमें लोकल बॉडीज़ जो ये तो मेन रोड्स की मैंने बात की है, जो अंदरून सड़कों की बात है जिसको लिंक्स रोड कहते हैं, या जो गली मोहल्लों की रोड्स है उनका पैच वर्क होने वाला है, या वहाँ पर जो है वो सड़कें बनने वाली, ये वो मंसूबे भी इसमें शामिल हैं। फिर वाटर सप्लाई के मंसूबे इसमें शामिल हैं, गांव देहात में पानी लिंक करने वाले या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स। तो ये अच्छा खासा जो है वो बजट है जो खास डेवलपमेंट के लिए रखा है। बिल्कुल इसी तरह से अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद के दो बड़े मसले हैं। एक ये कि ट्रांसपोर्टेशन का मसला यहाँ की आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार करता है, और दूसरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर दो बुनियादी मसले हल होते हुए दिखाई दे तो यकीनन ये फैसलाबाद के शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ अगर हम खेलों के मैदान के हवाले से बात करें तो अरसलान, बजट के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं तो फैसलाबाद की जो खेलों के मैदान है हम इस पर अक्सर गुफ्तगू करते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। इस बजट को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से देख रहे हैं? क्या फैसलाबाद के खेलों के मैदान पर वर्किंग की जाएगी? थैंक यू महविश। देखें, ये बजट काफ़ी माकूल बजट था स्पोर्ट्स सेक्टर की स्कीमों को लेके, क्योंकि हमने देखा कि फैसलाबाद में जितने भी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस थे या ग्राउंड थे वो बिल्कुल खस्ता हालत के शिकार थे। लेकिन इस दफ़ा बजट में जो पूरा पंजाब का बजट रखा गया उसमें 7 अरब जो है वो सिर्फ स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए मुख्तस की गई, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट, इससे पहले कभी इतनी रखी नहीं गई। एक अच्छा फिगर है ये। तो उसमें से फैसलाबाद डिवीजन में भी काम होगा, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी काम होगा। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो बड़ी बड़ी स्कीमें जो उनका आगाज़ किया जाएगा। एक जो महकमा खेल और यूथ अफेयर्स का इनिशिएटिव है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, उसके तहत काम जो है वो करवाया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा इक़दाम कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, अगर स्पोर्ट्स सेक्टर बनने अगर काम होता खुसूसी तौर पर इन पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस पे, तो वो अपना रेवेन्यू खुद क्यों नहीं जनरेट कर सकते? तो सस्टेनेबल मॉडल बेसिकली इसीलिए ही है कि वो अपना रेवेन्यू भी खुद जनरेट करे, और ऑल द पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड उसको देखेगा, लेकिन वो उसी की बाकी बहाली पर भी लगाया जाएगा। तो इस तनाजुर में जो ऑलरेडी ऑनगोइंग स्कीम है उन पर भी बजट मुख्तस किए गए, लेकिन नई स्कीमें भी शुरू की गई है। तो मैं उनकी तफसील अगर आपको बताऊं तो हमारे पास दो ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर बिल्कुल काम नहीं हुआ, जहाँ पर बजट का 1 रुपया भी नहीं मुख्तस किया गया, जो कि ज़रूरी था रखना। उनमें हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद आता है, एथलेटिक्स ट्रैक है फिरदौस कॉलोनी का, इसके अलावा समराबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। ये 3 को छोड़ के बाकी जितने भी फैसलाबाद के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं उन पे काम होगा। और अच्छी बात यह है कि उसमें कुछ ऐसी स्कीमें जिनको कंटिन्यू किया गया जो कि ऑनगोइंग स्कीमें थी, और कुछ नई भी शुरू की गई हैं। हॉकी स्टेडियम पिच 2 पर हमने देखा कि काम बड़ा तेज़ी से जारी है। हॉकी स्टेडियम पर तो ये था कि काम 1 रुपया भी नहीं मुख्तस किया गया, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इस साल भी उसकी बनने की कोई चांसेस नहीं है, उसके बहाली के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन उसके साइड पर ही पिच 2 बनाई गई थी, 2023 में उसका इफ्तिताह हुआ था, जब वज़ीर खेल जो है वो वहाब रियाज को बनाया गया था। तो तब उस एथलेटिक जो ट्रैक बनाया गया पिच 2 पर। बिल्कुल सही। हॉकी ग्राउंड जो है ये फैसलाबाद, अगर हॉकी के हवाले से बात करें तो हॉकी पाकिस्तान की एक पहचान भी है, और इसे इस तरह से निगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए था। इस पर फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। कि मजा आइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है बजट के हवाले से कि फैसलाबाद को कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट जो हैं इस बजट में दिखा दे रहे हैं, और इसी के साथ साथ हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि फैसलाबाद के लोगों के मसाइल क्या हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो चुका है, बल्कि मानसून कह सकते हैं कि मानसून का बाकायदा आगाज़ हो गया, पहला स्पेल जारी है, पूरा शहर जो है वो पानी में डूब जाता है। क्या इस बजट में इस चीज़ को मद्देनजर रखा गया है कि वासा की जानिब से अगर हम देखेंगे कि अगर फासा को फंड मिले हैं तो वो डेवलपमेंट के साथ साथ इस शहर की एम्पावरमेंट के लिए किस तरह से काम करेगा? इस पर मैं अब्दुर्रहमान मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि अभी बारिशों का आगाज़ ही हो रहा है और फैसलाबाद का बुनियादी मसला है कि शहर पानी में डूब जाता है, ऐसे में बजट भी पेश कर दिया गया है। बजट में शहर की सीवरेज निज़ाम को बेहतर करने के लिए किस तरह से इकदाम किए जाएंगे? क्या इस दफ़ा इतने फंड मौजूद हैं कि शहर का ये मसला हल होता हुआ दिखाई दे? देखिए जी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कोई 11 अरब रुपए की रकम रखी गई है ये सीवरेज मसलों के लिए, जो कि पहले कई सालों में वासा को नहीं दी गई। फिर वासा के पास अपने ही अच्छे खासे पैसे हैं जो इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो अब ये मसला हल हो जाना चाहिए। लेकिन वासा की जो नाअहली है, अफसरान मौजूद है, अमला मौजूद है, लेकिन ये सरीहान नाअहली है
कि पूरा शहर पानी में डूबा होता है और उसको पानी की निकासी करने वाला कोई नहीं है। देखिए पानी पार्कों में भेजा जा सकता है, पानी की मुनासिब निकासी इतने दिनों बाद की जा सकती है। अभी 3 दिन पहले या 4 दिन पहले बारिश हुई है और अभी तक रोड्स पे पानी खड़ा है, तो ये तो बिल्कुल उनकी नाअहली। हेल्पलाइन नंबर उनका बंद रहता है कि लोग किस पे उनको कॉल मिलाएं, अगर मिला भी दें तो फिर वहाँ पे बंदा कोई नहीं आता। तो ये बड़ा मसला बना हुआ है, खाली प्लाट्स जो वो पानी से भरे पड़े हैं। तो ये सीवरेज का मसला फैसलाबाद का बड़ा दरीना मसला है। बजट आने के बावजूद, फंड्स मिलने के बावजूद ये मसला अभी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। ना तो मुलाजमिन दिलचस्पी लेते हैं, ना उनके एमडी साहब दिलचस्पी लेते हैं कि इन मसाइल को जो है वो तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। कि जहाँ कहीं भी पानी खड़ा रहता है, जैसे अभी यहाँ पर सरगोदा रोड से मैं आ रहा था तो पानी भरा हुआ था मुस्लिम टाउन में। इकबाल स्टेडियम कई कई दिन तक भरा रहता है। इसी तरह से मेन रोड जनरल अस्पताल समनाबाद है, तो ये मेन रोड है जहाँ पे थोड़ा डी ग्राउंड पूरा पूरा भर जाता है। फिर जो अंदरून गलियाँ हैं, इलाके हैं, क्याबान या दीगर किनार रोड पे, वो कई कई दिन तक सैलाब का मंजर पेश करते हैं और वासा हकाम उधर को जाने से गुरेजा होते हैं। देखिए इतना खतीर बजट लगाने के बावजूद भी अगर वहाँ पे काम होता हुआ नज़र नहीं आता, और इतना अमला रखने के बावजूद, एक तो होता है ना मुख्तलिफ महकमों के पास अमले की कमी है, इनके पास अमला भी ज़्यादा है, इनके पास अफसरान भी मौजूद है, फंड्स भी मौजूद है, लोगों से पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं, वो 30-35% तक रिकवरियाँ भी मौजूद है, उसको मुसलसल बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जब हम काम देखते हैं तो उसमें बिल्कुल ही हमें ज़ीरो पर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये मानसून में तो स्पेशली ये बड़ा मसला बनता है और इसीलिए वासा वालों के बारे में कहा जाता है कि वो काम करने की बजाय दुआएं करते हैं कि बारिश ना हो, ताकि उनको काम ना करना पड़े। और यही बस गर्मियों में होता है मसला, और ये हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि हर साल गर्मियों में, बरसात में वासा की जो तैयारियां उनकी पूर्ण खुल जाता है कि हम तैयारियां की जाती हैं पूरा साल में कि ये बरसात आएगी तो हमने ये करना है, ये करना है। लेकिन जब बरसात आती है तो देखते हैं कि वो सारी तैयारियां दरी की दरी रह जाती है और हर सड़क नदी नाले का मंजर पेश कर रही होती है, कश्तियाँ चल रही होती हैं शहर में, हर गली मोहल्ले में वासा की नाअहली के जो है वो उधर पहाड़ खड़े होते हैं कि वहाँ पर पानी नहीं निकाला जा रहा, पार्क भरे हुए हैं, गलियाँ भरी हुई हैं, सड़कें भरी हुई हैं। तो इससे देखिए क्या होता है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है सारा का सारा, जहाँ पर पानी खड़ा है वो रोड सारी की सारी ख़राब हो जाती है। फिर उसके अलावा लोगों को वहाँ से गुजरने के लिए मसला होता है। सीवरेज, फिर सीवरेज का पानी साथ मिल जाता है बारिशी पानी के साथ जब मिल जाता है तो फिर वो ज़्यादा मसला क्रिएट करता है। जैसे ही गली मोहल्लों में खाली प्लाट्स में जब वो जमा हो जाता है तो फिर जो बुनियादें हैं, दीवारें, वो हिलना शुरू हो जाती हैं। वो मतलब ये सारा कुछ फिर नुकसान किनका होता है? आम शहरियों का। टैक्सेशन आम शहरियों से ली जाती है। जो वासा अफसरान है, कभी नहीं देखा गया कि किसी इलाके में ज़्यादा पानी खड़ा और इस वजह से बंदों को हटाया गया हो कि ये बंदे की नाअहली की वजह से उनकी मुसलसल प्रमोशन हो रही है, तनख्वाहें बढ़ रही हैं, मुसलसल नए से नए अफसर लग रहे हैं, लेकिन काम के मामले में ज़ीरो। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्यारा शहर फैसलाबाद जो है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, तो मैं ये समझती हूँ कि इस शहर के साथ लॉयल होकर काम करना पड़ेगा, इस शहर की ज़रूरियात को समझना पड़ेगा और यहाँ पर प्रॉपर एंड चेक एंड बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह जिस तरह हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे हॉकी स्टेडियम, और हॉकी यकीनन पाकिस्तान का एक कौमी खेल भी है, और इसी के साथ साथ फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो हॉकी स्टेडियम जो है यहाँ का अहम ग्राउंड हो सकता है, लेकिन फिर भी इस पर उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही। इस हवाले से क्या रीजंस हैं, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? अभी जैसे मानसून के हवाले से भी हम बात कर रहे थे, तो अक्सर मैं देखती हूँ कि जैसे ही बारिशों का स्पेल स्टार्ट होता है तो जो हॉकी स्टेडियम है वो भी पानी, उसके तरफ पानी से भर जाते हैं। तो इस पर क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही? देखिए, तवज्जो देने के लिए कुछ एफर्ट्स की ज़रूरत है और बदकिस्मती से वो एफर्ट्स नहीं की गई। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाया कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक बड़ी कदावर सियासी शख्सियत हैं और हमेशा से वो MNAs, MPs और वजारतें समेटे हुए हैं, और अभी भी उनके पास न सिर्फ एक इम्पोर्टेंट वजारत है बल्कि उसके साथ साथ वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन हैं, राना सनाउल्लाह की बात कर रहा हूँ। उसको चाहिए था कि वो हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद के लिए फंड्स जो है उनका इजरा करवाता, मंजूरी करवाता, टेस्ट काम शुरू हो जाता, इनिशिएटिव लेता। अब तरजीहात की बात है, एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है चक नंबर 71 सरली में, जिसके लिए 120 मिलियन के फंड मुख्तस किए गए, जो कि महकमा खेल ने सिफारिश की, और वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को कहा और फिर उस सिफारिश पर इसको शामिल किया गया। 120 मिलियन के फंड है। वो एक गांव है जहां पर नो डाउट कि गांव में भी इस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं,
एक वो बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसके एक मैच में जनाब मोहतरम जो हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो बतौर मेहमान खसूसी गए जब उनकी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, वहाँ पर अच्छा मैच हुआ। उन्होंने वादा किया कि मैं यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड दूंगा, तो उन्होंने वो वादे की तकमील की, वेल एंड गुड, होना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड उसी फैसलाबाद में, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, और हॉकी की अगर कहते हैं ना कि जो नर्सरी है वो इस रीजन से निकलती है, वो चाहे गोजरा हो या चाहे फैसलाबाद हो, तो उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया। इनके फंड्स के इजरा के लिए जिनका किरदार जीरो रहा है, एक सेकंड भी उस बंदे ने ये नहीं सोचा कि यार यहाँ पर हमने क्या कर दिया हॉकी के साथ। पूरे फैसलाबाद में सिर्फ एक ट्रैक हॉकी का मौजूद है पिच 2 पर, उसके अलावा कोई ट्रैक नहीं मिलता। कोई क्लब ऐसा नहीं है कि जो कि हॉकी को प्रमोट करना हो, एसोसिएशन में कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं है जो कि सिर्फ हॉकी को प्रमोट करने के लिए, हर बंदे के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, तो वो फाइनेंशियल हो सकते हैं, वो प्रमोशनल हो सकते हैं, लेकिन जो जनरली हॉकी के लिए कोई काम नहीं कर रहा। यही वजह कि हॉकी कौमी सतह पर जवाल का शिकार है। अभी जो खेल के आए हैं बच्चे, हमारे लड़के हमारे खेल के आए, उनका आपने हाल देखो, उनके पास पैसे नहीं थे, वो अपने बेहाफ पे गए, हुकूमत ने उनको फंड नहीं दिया, स्पॉन्सरशिप नहीं है उनके पास, स्पॉन्सरशिप के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं तैयार किया गया। यहाँ पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का भी बड़ा किरदार जाता है कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने एक पूरा निज़ाम बनाया, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन इदारों में से है जो कि पाकिस्तान के जो कौमी खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, तो खुद को उन्होंने स्टेबल किया ना। यहाँ पर हॉकी में ये रहा कि हम अब उस तरह से स्टेबल नहीं कर सके। अब ये तरजीहात की मैं आपको बात बता रहा था कि हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद जो कि एक वो स्टेडियम जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, यहाँ पर 2016 में लास्ट मैच हुआ, 2017 में इंटरनेशनल जहाँ के चाइना आके पाकिस्तान में हॉकी का मैच खेल के गया, लेकिन उसके बाद इस लेवल का कोई भी स्टेडियम पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है सिवाय लाहौर के। तो इसको क्यों नहीं आप रेनोवेट कर रहे? इसकी बहाली पर क्यों नहीं काम हो रहा है? 171 मिलियन के फंड्स जो हैं वो स्कीम में शामिल जरूर थे, जो मौजूदा बजट पेश हुआ इसमें स्कीम में शामिल थे, लेकिन स्कीम पेश होने से पहले ही उसको उसमें से निकाल दिया गया, तो इसलिए फंड मुख्तसी नहीं लगाएगी नहीं। ऑन द अदर हैंड पिच 2 पर कुछ काम जरूर होगा, उसके लिए 180 मिलियन के फंड मुख्तस किए गए। पिच 2 पर फ्लड लाइट्स लगेंगी ताकि रात में भी हॉकी के मैचेस हो सके। वहाँ पर सस्टेनेबल मॉडल के तहत 17 के करीब दुकानें बनाई जा रही हैं और तमाशाई को बैठने की जगह पवेलियन एंड बनाया गया, जो पवेलियन एंड मौजूद नहीं था, लेकिन वो करके आपने क्या किया, एक छोटा आपने वो कहते हैं ना लुकमा दे दिया, लेकिन एक बड़ी डिश जो है जो कि जरूरी थी हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद, उसको आपने फिर नजरअंदाज किया। ये साल भी उस पर कोई काम नहीं होगा और वो हर रोज हर बदलते दिन के साथ वो खंडरात में तब्दील होता जा रहा है। अगर आज उसकी सिचुएशन ये है ना कि कल फिर बारिश होगी, फिर उस पहले तो उसको मटेरियल का ही उसका वो पूरी की पूरी उसकी एहतसाब होना चाहिए कि कौन ठेकेदार था, किसने काम किया। एफडीएम बनवाया था 2002 में, कहीं बनाया 1998 में इसकी मंजूरी हुई थी, तो इसका इफ्तिताह बाकायदा तौर पर 2002 में हुआ था। तो तब से लेके अब तक इतने कम अरसे में, ये बहुत बड़ा अरसा नहीं है कि हम कहें कि 100 साल पुरानी इमारत है, ये 100 साल पुरानी इमारत नहीं है, मतलब यही 25-23 साल हो गया ना, तो उसकी हालत ये चुकी है जैसे वो करोड़ साल पुरानी इमारत है। इतना अच्छा स्टेडियम, उसके ट्रैक, उसका ऑस्ट्रो ट्रफ उतरे आपको पता है 6-7 साल 8 साल हो गए, वो ट्रफ नया नहीं लगा। ट्रफ कहाँ से नया लगेगा? सारी की सारी दुकानें सेल्ड आउट है। मतलब ये अंदाजा लगाएं कि कितनी स्तमजरीफी है कि दुकानें कौन सेल करता है, वो प्रॉपर्टी वो हॉकी स्टेडियम की थी, तो उसको इन्होंने हैंड ओवर कर दिया डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिस के। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिस के पास फंड नहीं उस पर लगाने के लिए, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो हाथ खड़े कर गया, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उस पर कुछ कर नहीं रहा, तो वो वैसे का वैसे पड़ा है, तो वो ऐसे ही रहेगा जब तक तब तक ये जहाँ पर अभी मैं आपको फिर वही बात करूंगा कि मौजूद है लोग यहाँ पे, वो कर सकते हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, लेकिन उन्होंने उनके इख्तियारात की तरजीहात ये है कि उन्होंने एक सरली में एक फुटबॉल स्टेडियम बनवा दिया है और ये हॉकी स्टेडियम हमारा जो है वो वैसे का वैसा वहाँ पर काम भी शुरू हो गया। इसके अलावा वाहिद एस्थेटिक ट्रैक था पूरे फैसलाबाद में फिरदौस कॉलोनी में, जहाँ पे रनिंग हो सकती थी, जहाँ पे लॉन्ग जंप हो सकता था, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। एस्थेटिक ट्रैक्स में बेसिकली एथलीट्स के मुकाबले होते हैं, रनिंग होती हैं 400 मीटर 100 मीटर से अब आप जितनी करें, तो वो ट्रैक की क्या है ऊपरली लेयर उतर चुकी है, खंडरात में तब्दील हो रहा है। वो बना था कहीं 2011-12 में, तो इस कम अरसे में वो बिल्कुल फारिग हो चुका है, उसके लिए भी फंड मुख्तस नहीं किए। उसके बिल्कुल साथ ही यूथ हॉस्टल्स हैं। यूथ हॉस्टल्स क्या है कि अगर कोई टीमें यहाँ पर पहुंचती है खेलने के लिए ट्रैक पे, तो उनको वहां पर ठहराया जाएगा। वो हॉस्टल बन गए हैं, लेकिन जहाँ पर उन्होंने खेलना है वो उसके लिए कोई बिल्कुल इसी तरह से अरसलान, जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो भी काफी ज्यादा मायूस होते होंगे। हम देखते हैं कि जब एक इंसान कामयाब होता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं चलने के लिए, लेकिन इसके दरमियान जो प्रोसेस होता है जहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है खिलाड़ी को, वहां पर कोताही का शिकार होते हैं। इस पर फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद के बजट के हवाले से और इसी के साथ साथ डिफरेंट तरक्याती मनसूबाजात के हवाले से कि फैसलाबाद को कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स इस बजट में मिले हैं। और इसके साथ साथ एक कम्युनिटी जो मैं समझती हूँ पाकिस्तान की पहचान है वो है किसान। एग्रीकल्चर के तौर पर पाकिस्तान को जाना जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर में पाकिस्तान को इस बजट में क्या मिला है, खासकर फैसलाबाद के हवाले से अगर हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ के किसानों को एम्पावर करने के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो इस पर अब्दुर्रहमान मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। अगर एग्रीकल्चर के हवाले से बात करें, पाकिस्तान की पहचान भी है ज़रात, और किसान जो हैं पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस बजट में क्या क्या रखा गया किसानों के लिए? मैं वैसे अगर बजट के हवाले से बात करें तो बजट तो ऐसा खुशनुमा बना के पेश किया जाता है कि जिसमें किसान कार्ड हो गया, जिसमें किसानों के लिए मुख्तलिफ मनसूबे हो गए फसलों के, लेकिन ये बड़ी फार्मेलिटीज़ होती हैं। किसानों का मुतालबा होता है कि उनके लिए जो सपोर्ट प्राइस है, जो गंदम की वापस ले ली गई है, गन्ने की, कपास की, ये सारी फसलों की सपोर्ट प्राइस अनाउंस की जाए ताकि किसान को आइडिया हो कि ये फसल ज़रूरी है, इसके ये सरकार पैसे देगी ताकि वो लगा ले। अब जिन लोगों ने गन्ना लगाया उनको चीनी की बोरियां उठवा दी गई। जिन लोगों ने अभी जो है वो गंदम लगाई उनको सरकार ने खरीदी नहीं है तो 2200-2500 में बेच के वो बेचारे फारग हो गए। अभी कपास का काश्तकार बुरे हालों में है, तिल का काश्तकार बुरे हालों में, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि 1-2 साल है उसके बाद किसान अपनी मनमानी फसलों की जानब जाएंगे। फिर ये होगा कि बाहर से गंदम इम्पोर्ट होगी, इम्पोर्ट में लोगों की दिहाड़ियाँ लगेंगी, हुक्मरान तबके की भी लगेंगी, प्राइवेट लोगों की भी लगेंगी। तो वो फसल जो हमारे सरप्लस हो रही थी वो हम बाहर से मंगवाने पे मजबूर हो जाएंगे। जैसे इससे पहले हम काटन मंगवा रहे हैं, जैसे कभी कभार चीनी मंगवाना पड़ती है, कभी शुगर मिलों की मुनाफली से हमने पहले चीनी बाहर भिजवा दी, फिर बाहर से मंगवानी है। पहले बाहर बेचने में प्रॉफिट हुआ कुछ लोगों को, अब वापस मंगवाने में प्रॉफिट होगा। तो ऐसे ही फिर अब गंदम का हाल हुआ करेगा कि गंदम हमारे सरप्लस की बजाय माइनस में चली जाएगी, बाहर से मंगवाया करेंगे। तो ये बड़ा मसला है कि जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं उनको आवाम पे तरस नहीं आता, उनको एग्रीकल्चर पे तरस नहीं आता। अग्रेरियन सोसाइटी के वो सख्त मुखालिफ हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाए और बाहर से वो अपनी चीज़ें मंगवाएं और उसमें कमीशन खाएं। ये जो सरकार में या ब्यूरोक्रेसी में बैठा कमीशन माफिया है, ये कभी भी किसान को ऊपर नहीं उठने देगा। कभी भी शुगर मिलों से किसान को बर वक्त पैसे नहीं मिलते, पेमेंट नहीं मिलती। ये पेमेंट की बजाय चीनी की बोरियां उठवा देते हैं महंगे दामों पे। कभी भी गंदम के पैसे नहीं मिलते, कपास के नहीं मिलते, दीगर जितनी भी अजनास है वो उन्होंने सारी की सारी मिडल मैन जो जिसको हम आड़ती कहते हैं, पहले उसके हाथों ब्लैक मेल होते हैं, फिर आड़ती उनसे खरीद के वही चीज़ें महंगे दामों पर बेचते हैं। अभी आप देखें कि आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, तो जो ही नवंबर दिसंबर आएगा ये मज़ीद कीमतों में इजाफा हो जाएगा। तो दीगर फसलों की भी यही सूरत हाल है कि किसान को कहने को बातों में कागजों में रिलीफ दे दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल ये सूरत हाल होती है कि वो बेचारा आर्थिक या तो ब्लैकमेल होकर बहुत सारे लोग ये अपना प्रोफेशन छोड़ के कोई और काम कर रहे हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि अभी पीटीआई दौर में जो ठेके चला गया था 1 एकड़ का 1 लाख रुपए तक, इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर में प्रॉफिट हो रहा था और अब वो ठेका 50,000 पे रह गया, यानी कि 50% ज़मीन के ठेके की कीमत कम हुई है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि किसान तबका कितना मायूस है और जो ठेकेदार एग्रीकल्चर कर रहे थे वो छोड़ गए हैं कि हमारे से अब नहीं होती, हम कोई और काम करेंगे। तो ऊपर से गवर्नमेंट की जानब से इस पर फिर टैक्सेशन बढ़ा दी गई है, आबियाना बढ़ा दिया गया। तो इससे छोटा किसान भी मुतासर होता है, बड़े का तो खैर खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी मालियत ज़्यादा होती है, लेकिन जो छोटा किसान 5 एकड़ से कम है, 10 एकड़ से कम है, उसके लिए ये अच्छा खासा मसला बनता है कि अब उसने सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि वो तो पहले ही बड़ी मुश्किलात का शिकार होता है। पहले ही फसल उसने उधार खाद ली होती है, उधार फसलें ली होती हैं। तो मजमूई तौर पर ये बजट हम कह सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है। एग्रीकल्चर वालों को अच्छा खासा टाइट किया गया है, जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनके लिए मुश्किलात बढ़ी हैं, वो कम नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर एग्रीकल्चर के हवाले से बात करें, किसानों के हवाले से बात करें, तो उनकी बहुत ही मैं छोटी छोटी डिमांड्स थी। एक ये था कि जो फसलों के निर्ख हैं उस पर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए और इसके साथ साथ एनर्जी की कॉस्ट है इसको भी एक दफ़ा देखा जाए ताकि किसान जो हैं वो अच्छे से काश्तकारी करके एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का जो इमेज है एज अ एग्रीकल्चर कंट्री उसे मेनटेन रखा जाए। और इसके साथ साथ हम स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात कर रहे थे। अरसान, कुछ प्रोजेक्ट्स तो आपने बता दिए कि शहर को मिलने वाले हैं, इसके साथ साथ और कौन से तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं व्हेन इट्स कम्स टू स्पोर्ट्स जो कि फैसलाबाद के लिए इस बजट में मजीद भी शामिल किए गए हैं?
कुछ ऑनगोइंग स्कीमें हैं जिन पे काम अब जारी भी है, वो मजीद उसमें बेहतरी आएगी। इसी तरह हॉकी स्टेडियम पिच 2 में फ्लड लाइट्स नहीं थी, वो फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी ताकि रात को भी हॉकी के मैचेस हो सकें। इसके अलावा यूथ हॉस्टल्स शहबाज पार्क की बहाली के लिए 40 मिलियन के फंड मुख्तस किए गए। वहाँ पे जो टीमें ठहराएंगे, क्योंकि अभी जो टीमें आती हैं उनको हॉकी स्टेडियम में ठहराया जाता है, हॉकी स्टेडियम में जगह बनाई गई वहाँ पर ठहराया, जो कि उस काबिल नहीं है। वो हॉस्टल तकरीबन कोई 7-8 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन थे, तो उन पर बहाली का काम दोबारा शुरू होगा। इसी तरह से क्रिसमस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बिल्कुल हमारे साथ ही है, इसकी बहाली के लिए 142 मिलियन के फंड जो मुख्तस किए गए, इस पर काम तेजी से जारी है, जो कि 2026 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से गुलाम अहमदाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए 65 मिलियन के फंड मुख्तस समराबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो उसको बिल्कुल मलूज़ खातिर नहीं रखा गया, वो अभी आपको मैंने बताया कि चक नंबर 71 सैलरी में बिल्कुल एक फुटबॉल स्टेडियम जो उसकी तामीर की जाएगी। इसके साथ साथ चक 121 गोखोवाल में भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जो कि ज़रूरी भी था, क्योंकि वो शहर का वो इलाका है जो कि खेलों की एक्टिविटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर बहुत बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, टेप बॉल में होते हैं, तो वहाँ पर ग्राउंड भी बन जाएगा और साथ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी बन जाएगा। इसके लिए भी 100 मिलियन के फंड जो मुख्तस किया गया। अलफतह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में सस्टेनेबल मॉडल के तहत कमर्शियल प्लाजा बनाया जाएगा, जिसके लिए 75 मिलियन के फंड जो मुख्तस किए गए हैं। अच्छा, ये सस्टेनेबल मॉडल बेसिकली क्या है, ये मैं आपको थोड़ा बता दूं। ये सीएम पंजाब इनिशिएटिव है, जिसमें स्पोर्ट्स पंजाब और यूथ अफेयर्स जो डिपार्टमेंट्स, ये दोनों मिलकर इस पर ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। बेसिकली तो ये 2 प्रपोजल थे जो कि पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से पेश किए गए थे। उनमें से ये अलफतह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में अलफतह कमर्शियल प्लाजा बनाने के जो है वो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है, जिसके लिए मैंने भी आपको बताया भी है कि काफ़ी सारे फंड्स जो है वो मुख्तस किए, जो कि 75 मिलियन के तकरीबन है। तो वो उससे होगा क्या, होगा ये कि वो जो वहाँ पर प्लाजे में दुकानें होंगी वो रेंट पर दी जाएंगी, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो रेवेन्यू जाएगा सीधा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को। फिर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की एक टीम होगी जो कि मॉनिटर करेगी कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में कहाँ पर काम है, उसके बिल्स वगैरह हो गए, उसमें बाकी जो मैन एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, वो सारे के सारे जो वो अखराजात है वो वहाँ से पूरे हो सकेंगे। तो ये एक अच्छा मॉडल भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन अब ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या उसको कहाँ पर बनाया जाता है, क्योंकि अगर अलफतह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बात की जाए वो बहुत बड़ा है। अब उसमें जगह जो बनती है वो कहीं ना कहीं फुटबॉल स्टेडियम की बनती है। फुटबॉल स्टेडियम की जगह पर ही उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो लिया जाएगा। अगर वो लिया जाता है तो फुटबॉल स्टेडियम जो कि अलफतह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का ही है, उसका हिस्सा है, वो पहले ही खसारे का शिकार है। अब क्या वो लेते हैं या फिर और लेते हैं। और दूसरा प्रपोजल जो कि एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो शायद अगले साल में उसको रखा जाए, वो था हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद बहुत बड़ा है, जो जहाँ से हम एंटर होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे पार्क्स बने हुए हैं, कार मार्केट खैर वहाँ पर है ही। वहाँ पर ये सोचा जा रहा था कि वहाँ पर भी कमर्शलाइज्ड उसको कर दिया जाए, वहाँ पर भी दुकानें बना दी जाएं और उनको इस पर्सपेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया जाए कि उनका जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को जाएगा, वो डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस को देगा, वो जो अपने मामला उनको देखेंगे। उसके तहत ये ज़रूर किया गया कि जो तमाशाइयों के लिए जगह बनाएगी जो कि पिच 2 पर बनाई जा रही है, जो कि GC वुमेन रोड पे मौजूद है। ये सूसा रोड की मैं बात कर रहा था कि वहाँ पर भी बनाए जा सकते थे, वो भी इस तनाजुर में इस्तेमाल किया जा सकता था उनको दुकानों को, लेकिन वो अभी फ्यूचर प्लान में है, अभी उन पर काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जानिब जो काम हो रहा है वो तकरीबन 17 के करीब दुकानें हैं, वो भी उसी साइड पे हैं। वो एक अच्छा सा वो एक किस्म का प्लाजा ही कह सकते हैं, क्योंकि वो दुकानें बहुत बड़ी होती हैं आम दुकानों की निस्बत। जैसे कि हमने एक बार स्टेडियम में देखा, ये हॉकी स्टेडियम की दुकानें हैं, बिल्कुल उसी तर्ज की ये दुकानें बन रही है। तो ये दोनों जो सस्टेनेबल मॉडल के तहत ये काम हो रहे हैं, इसमें फायदा तो होगा डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस को, क्योंकि अलफतह भी डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस के अंदर ही आता है और हॉकी स्टेडियम पिच 2 भी डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस के अंदर ही आती है। तो ये बेसिकली इनिशिएटिव है, ये अभी स्टार्ट है। इस तरह जितने भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेज हैं उनके साथ जहाँ पर वो कमर्शियल ज़्यादा होंगे। अब जो लोकेशन अलफतह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की है वो ऐसी है, वो बड़ा एक मशहूर एक तजारती मरकज़ है जिसका रोड मनसूब भी उससे है। वहाँ पर ये बनाया जाना, ये बहरहाल तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी रकम जो है वो इनको हर मंथ अगर वो रेंट आउट करते हैं 75 मिलियन के फंड में बन जाएगा। सस्टेनेबल अगर मॉडल पे वर्किंग हो जाए और ये मॉडल अच्छे से मैं कहती हूँ कि अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो यकीनन ये फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम के लिए भी बेहतरीन साबित होगा। और जहाँ जहाँ इस मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन के लिए तौर पे और एज अगर एक्सपेरिमेंट भी देखा जाए तो ये अच्छा साबित हो सकता है। फर्दर भी हम बजट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, और फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और शहर के मसाइल जो है मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि बड़े हैं, लेकिन इन मसाइल को हल किया जा सकता है। इस पर अच्छी खासी इम्प्लीमेंटेशन करके जो बजट है उसकी एलोकेशन इस तरह से की जाए, कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग करके, तो बजट जो है वो अनाउंस कर दिया गया। और बजट हम देखते हैं कि अदाद-ओ-शुमार का खेल तो होता ही होता है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और उसके साथ बहुत सारे देहात भी जो है वो वाबस्ता हैं। तो अब्दुर्रहमान, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने बात की कि ब्यूटिफिकेशन का अमल भी होगा, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी होंगे। अगर देहात के हवाले से बात करें, वहाँ पर भी यकीनन लोग जो है मुश्किलात का शिकार होते हैं, वहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर नहीं होता, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर बेहतरीन होनी चाहिए। तो देही इलाकों को क्या क्या मिला है इस बजट में? और देखिए, देही इलाकों के हवाले से पंजाब हुकूमत ने बड़ा बेहतर डिलीवर किया है कि अभी साफ देहात प्रोग्राम जो चल रहा है, जिसमें यहाँ पर सफाई हो रही है पूरे पंजाब में, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, तो उसमें देही इलाकों तक टीमें पहुँची हैं, काम कर रही हैं और बड़ा बेहतर काम हो रहा है। इसी तरह से साफ पानी के हवाले से प्लान किया जा रहा है कि वो वाटर फिल्ट्रेशन की शक्ल में और दीगर शक्लों में देही इलाकों तक पहुँचाया जाए। वासा हर ज़िले तक जो है वो मुंतकिल करने का प्लान किया जा रहा है कि जैसे पहले वासा डिविजनल ऑफिस में था, तो अब उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज किया जाए ताकि वहाँ पर भी जो पानी के मनसूबे हैं वो बेहतर अंदाज में सामने आ सके। फिर इसी तरह से जो हेल्थ प्रोग्राम है उसमें ये बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है कि जो अस्पतालों के खर्चे कम करके उसको आउटसोर्स किया जा रहा है, तो उससे खर्चा भी कम होगा और वहाँ पर डॉक्टर की जो 6 घंटों की फैसिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, वो बेहतर अंदाज में सामने आएगी। या जो गांव देहात में जो गाड़ियाँ चाहेंगी हेल्थ की, डेवलपमेंट के हवाले से भी काम किया जा रहा है। तो मजमूई तौर पर ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के लिए और देही इलाकों के लिए बेहतर बजट है। सही, बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि देहात जो है वो भी फैसलाबाद यकीनन एक शहर है, बड़ा शहर है, और उसके साथ बहुत सारे इलाके जो हैं वाबस्ता हैं। तो ऐसे में प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट के हवाले से हो, हेल्थ केयर के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, तो देहात में भी प्रॉपर तौर पर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ अरसलान, जिस तरह से हमने स्पोर्ट्स के तरक्याती प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात किया, इसके साथ साथ आप स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं, आपने मैदानों की भी, खेल के मैदान भी कवर किए हुए हैं, खिलाड़ियों के मसाइल भी समझे हुए हैं। तो आपकी नज़र में इस बजट में कौन से पॉइंट थे जो मिस हो गए हैं? बीइंग का रिपोर्टर आपने ऑब्जर्व किया, यहाँ पर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। देखिए, ये जो बजट रखा गया पंजाब का पूरे का, मेरे ख्याल से ये पहले की निस्बत बेहतर है, लेकिन इसको मजीद बेहतर इसलिए होना चाहिए था कि यहाँ पर तो हमने स्पोर्ट्स सेक्टर की स्कीमों पर काम कर लिया, हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बना ली, लेकिन जो सबसे अहम है, जिनके लिए ये काम हो रहा है, जो प्लेयर डेवलपमेंट है, उसके लिए कहीं भी कोई फंड नहीं मुख्तस किया गया, जो कि बहुत ज़रूरी था कि जितने भी स्पोर्ट्स बोर्ड्स है, डिवीजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स हैं, उनको एक बाकायदा तौर पे इनका एक डिपार्टमेंट बनाया जाता, जो कि प्लेयर्स की डेवलपमेंट पे, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे, उनकी कोचिंग पे, उनकी फाइनेंशियल उनको हेल्प थोड़ी सी मिलती, थोड़ा सा मुआवजा मिलता, उनको टूर्नामेंट्स का इनकाद करवाने के लिए एक पूरा प्लान दिया जाता कि यार इस साल हमने इतने टूर्नामेंट्स करवाने हैं और उन टूर्नामेंट से इतनी रकम हम सिर्फ, हाँ थोड़े बहुत इनिशिएटिव जरूर हैं, जिसमें सीएम पंजाब समर गेम्स अभी होके हटी हैं, इससे पहले खेलता पंजाब हमने देखा, वेल एंड गुड, बट एक अपनी सतह पे इसमें जरूर डेवलपमेंट पे काम होना था। प्लेयर डेवलपमेंट मैं समझता हूँ इस वक्त की बहुत अहम जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे नौजवानों में खेलों का रुझान कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? एक तो मोबाइल गैजेट्स आ गए, उसके अलावा मोबाइल गेम्स आ गई, उसके अलावा टाइम नहीं है, स्कूल्स इस तरह के जहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज नहीं है, छोटे छोटे कंजेस्टेड किस्म के स्कूल्स हैं, 2 क्लासरूम्स होते हैं और उसमें उन्होंने बैठ के सारा कुछ पढ़ के आ जाना होता। तो इस सूरत हाल में प्लेयर डेवलपमेंट पे काम कहीं भी नहीं हो रहा था। तो ये होना चाहिए था कि प्लेयर डेवलपमेंट के लिए और प्लेयर्स को ग्रास रूट से ऊपर उठाकर एक नर्सरी को बनाने के लिए जरूरी था कि वहां पर भी बजट को मुख्तस किया जाता। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के पास और डिवीजनल स्पोर्ट्स बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स बोर्ड के पास पैसे ही नहीं होते कि वो प्लेयर्स की ग्रूमिंग पर काम करें, उनकी टेक्निक्स पे काम करें, उनको सामान तक मुहैया कर दिया जाए। तो ये खेलों का सामान जो है, ये एक हॉकी, आजकल एक हॉकी की जो कीमत है, एक हॉकी की स्टिक, वो राउंड अबाउट 15,000 की है, और एक बच्चा जो कि किसी सरकारी मुलाजिम का या किसी दिहाड़ीदार का बेटा है, वो कैसे अफोर्ड करेगा एक हॉकी खरीदना? तो क्या स्पोर्ट्स बोर्ड इस मामले में हेल्प कर सकता है? वो जो पैड्स पहनते हैं, जो गोलकीपर पैड होते हैं हॉकी में, वो जो पहनते हैं, वो पता है आपको कितनी एक्सपेंसिव? वो 35,000 तक, तो वो खाली पैड्स है, तो वो मिला के कहीं 1.5 लाख 2 लाख तक तो सामान बनता है हॉकी का पूरा। तो वो एक बच्चा कहाँ से अफोर्ड कर सकता है? तो स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए था कि ये भी एक एक्विजिशन जो है ये जरूर सामने रखता
स्पोर्ट्स सेक्टर के स्कीमों पर काम हो, लेकिन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए भी एक अलग से काम होने की जरूरत थी। जहां पर पूरे बजट को मैंने जैसे पढ़ा है उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था। आपने खेलों के काम किए, हम खेल करवाएंगे, ये करवाएंगे, इनामात देंगे, खेलता पंजाब करवाया, और सीएम पंजाब तो काम कर ही रही है। इसके अलावा जो वजीर आजम है उनका भी ये टैलेंट हंट प्रोग्राम एक शुरू हुआ, जिसके तहत पूरे मुल्क में कहीं ना स्पोर्ट्स को लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है, उनके काम किया जाता है। लेकिन जहां पर आप लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, बच्चों को मौके दे रहे हैं, वहां पर उनको आप सामान दें तो कितना बेहतर होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पर काम किए जाने की जरूरत थी। न सिर्फ हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इसके अलावा दीगर जितनी भी इंडोर गेम्स हैं और ट्रैक्स हैं, उन पर जो एथलीट्स के मुकाबले हैं, तो उन पर काम किए जाने की जरूरत नहीं। हमने सिर्फ फोकस किया हुआ है सिर्फ क्रिकेट को किया हुआ है कि क्रिकेट पे काम हो रहा है तो मीन के हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स हो रही है। नो, स्पोर्ट्स नहीं हो रही। सॉरी टू से, स्पोर्ट्स को हमने वैसा नहीं रखा हुआ, हमारी प्रायोरिटीज में नहीं है। अगर यही अगर फंड मुख्तस किए जाते प्लेयर डेवलपमेंट पे या प्लेयर्स की को बेनिफिट देने के लिए, तो हमारी हॉकी की टीम कभी भी अपने पल्ले से 30,000 जमा करके कभी भी बाहर टूर्नामेंट खेलने ना जाती। उनके पास स्पोर्ट्स बोर्ड के पास फंड होते, वो फंड्स देते। आपने ये जरूर दिखाया है सीएम पंजाब ने, नो डाउट शी इज वर्किंग रियली हार्ड, कि वो काम कर रही हैं, समर गेम्स होगी, प्लान गेम्स होगी, वेल एंड गुड, बट आप ये देखिए ना, वो तो आपकी होगी ना। आपने ये कर दिया कि सीएम पंजाब समर गेम्स होगी, आपके पोस्टर्स लग गए, लोगों ने देख लिया, आपने बड़ा काम कर दिया, गेम्स करवा दिए, मुकाबले करवा दिए, उनको इनामात दे दिए, खतीर रकम आपने मुख्तस कर दी, जो कि मेरे ख्याल से कोई बड़ी नहीं है। अगर एक खिलाड़ी को पूरा टूर्नामेंट खेल के 5,000 मिलता है तो वो 5,000 की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो 5,000 तो खाली उसके किराए में लग जाना जो उसने करके आना है। तो इनको चाहिए था, जैसे अभी अर्शद नदीम को आप देख लें, उसने फिर इस दफा वो चैंपियन बना, उसने सबसे लेंथ थ्रो जो है वो फेंक किया, लेकिन क्या मिला उसको? कुछ भी नहीं। वो प्रैक्टिस कहाँ पर करता, उसको ग्राउंड की क्या सूरत हाल में बदली? नहीं बदली। तो प्लेयर डेवलपमेंट में काम करने की जरूरत है, प्लेयर्स के लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, बजट में रखना बहुत चाहिए। ज्यादा होना जरूरी है। इसी के साथ साथ अरसलान ये भी बताइएगा कि जैसे बजट अनाउंस हो गया है, जाहिर सी बात है, जैसे हमने बिजनेस कम्युनिटी से उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना कि वो बजट को किस तरह से देखते हैं, आपकी भी यकीनन खिलाड़ियों से गुफ्तगू रही होगी, वो इस बजट को किस तरह से देखते हैं, क्या वो सेटिस्फाइड हैं? दे आर नॉट मच सेटिस्फाइड, बिकॉज मैंने आपको अभी बताया कि जब तक आप प्लेयर डेवलपमेंट पे प्लेयर्स के लिए काम नहीं करेंगे ना, स्पोर्ट्स सेक्टर पे काम होना, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस बनना बहुत अच्छी बात है, बनने चाहिए, जो कि साल से वो खस्ता रहे थे। ये अभी रहमान भाई बात कर रहे थे कि नून लीग की हुकूमत में इस तरह की चीजें इनिशिएटिव लिए जाते हैं कि जो ये थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक चीजें होती हैं, मतलब ये थोड़ा सा काम करते हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को बना दिए, लेकिन उसके साथ जुड़ी चीजों को भी देखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस बनाएं, जरूरी है, बच्चे वहां पर आकर खेलेंगे, लेकिन कौन से बच्चे खेलेंगे जो कि अफोर्ड करेंगे, लेकिन जो अफोर्ड नहीं करते उनके लिए भी वज़ाइफ का आप रखें ना, वज़ाइफ उनको आप दें, उनकी सैलरीज वगैरह। डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड क्यों नहीं कर सकता? वो क्यों नहीं बच्चों को सैलरीज दे सकते, उनको वजीफे क्यों नहीं दे सकते, ताकि उनकी करेज मिलती रहे, उनका जो जेब खर्च है वो बनता रहे। हौसला जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये जो करेज है ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और ये तभी होता है कि जब प्लेयर को डेवलपमेंट के मौके दिए जाएं, और डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ पर थोड़ा सा बजट जो है स्पोर्ट्स बजट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया अरसलान दुरानी फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बजट के हवाले से हो, ये शहर की तरक्याती मनसूबाजात के हवाले से हो, भी तो यही की जा रही है कि ये अच्छा बजट साबित होगा और शहर की ब्यूटिफिकेशन पे भी काम होगा, डेवलपमेंट पे भी काम होगा। अभी वक्त हुआ यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन कहा यह जाता है कि यहाँ के जो किसान हैं इस ज़मीन की खेती काटने से ज़्यादा अपने मसाइल की खेती काट रहे हैं। किसानों के मसाइल क्या हैं, किस तरह से मौजूदा हुकूमत इन मसाइल को हल करने में किरदार अदा कर रही है, क्या वाकई जो आज का किसान है उसे एम्पावर करने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं या नहीं, किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इस पर हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने से पहले हमारे जो आज की बहुत ही ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अली अहमद कोराया साहब ने। आप डिवीजनल सदर हैं पाकिस्तान किसान बोर्ड फैसलाबाद के। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले किसान के हवाले से बात करते हैं। यकीनन जो किसान है वो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं नेकी का काम भी कर रहा है, काश्तकारी कर रहा है, और ऐसे में अगर उसके मसाइल के हवाले से बात करें तो आपकी नज़र में वो कौन कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से आज का जो किसान है वो परेशान है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो इस हुकूमत के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से ज़राअत को और किसानों को इस हुकूमत ने बेयारो मददगार छोड़ा है ना, इससे पहले आज तक तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और यहीं से किसान के मसाइल का आगाज़ हो जाता है कि जब हुकूमत की सरपरस्ती ना हो, क्योंकि जो ज़राअत है या एग्रीकल्चर है इसका ताल्लुक पूरी दुनिया में बिजनेस से नहीं है। इसको बिजनेस में जो है ना वो कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि ये सर्विसेज में आता है। तो और पूरी दुनिया में ज़राअत को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो सब्सिडाइज इनपुट्स दी जाती हैं, यानी और हमारे हमसाया मुल्क में भारत में भी जो है वो इनपुट्स पे सब्सिडी दी जाती है। और इसके साथ साथ फिर एक स्टेप अगला है जो जिससे हम किसान के मसाइल को हल कर सकते हैं कि कंट्रोल प्राइस, जिसे अमदादी कीमत कहते हैं, वो हर फसल की मुकर्रर की जाए फसल की काश्त से कबल। जैसा कि मैंने पहले भी मिसाल दी है कि इंडिया जो हम सारे हमसाये में हैं और उनकी ज़मीन और हमारी ज़मीन में इतना फ़र्क नहीं है, वही दरिया जो उनको सैराब करते हैं वही हमें सैराब करते हैं। वहाँ पे 22 फसलों के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। और वहाँ पे गंदम की फसल जो 2026 में काश्त करनी है उसकी आज से उन्होंने अमदादी कीमत का ऐलान कर दिया, ताकि जिमीदार को एहसास हो, उसको पता हो कि उसने किस अंदाज से मेहनत करनी है और उसका रिवार्ड उसको क्या मिलेगा। यही मसाइल हैं और जिसको एड्रेस करना चाहिए गवर्नमेंट को, हर गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म तरक्की करना चाहते हैं मुख्तसर वक्त में, जैसे कि हमारे मुल्क में जिस तरह के मसाइल हैं, मईशत के मसाइल हैं, हमें ज़रूरत इस चीज़ की हम के छोटे शॉर्ट टर्म में जो है ना वो तरक्की करें ताकि हमारे मसाइल हल हों। तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप ज़राअत पे तवज्जो दें। आप कोई भी प्लान करेंगे तो उसके आपके 1, 2, 4 साल बाद उसके जो है ना वो असरात नमूदार होंगे। लेकिन ज़राअत और ज़मींदार और एग्रीकल्चर वाहिद शोबा है कि जिसके 6 माह में आपको, अभी आप देखें कि पिछले साल जब ज़राअत पे यानी कुछ साल कबल ज़राअत पे तवज्जो दी जाती थी पिछले साल, तो हमारी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो 6 पॉइंट समथिंग थी। लेकिन अब जबकि इस साल जिस अंदाज से इस ज़राअत को और किसानों को इग्नोर किया गया है, वो जो ग्रोथ है वो 0.6 पे चली गई है। और यही फिर आपकी जीटीपी पे भी असरअंदाज होती हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि और आपको और जैसे हम सबको इल्म भी है कि हमारी 65% आबादी ज़राअत से, और आपके मैंने एक दिन नक्शा देख रहा था और बड़ी मुझे खुशगवार हैरत हुई कि ये जो हमारे पास पाकिस्तान के पास पंजाब का जो मैदानी इलाका है और सिंध का जो मैदानी इलाका है जिसे 5 दरिया सैराब करते हैं, ये इतनी ज़्यादा हम गंदम पैदा कर सकते हैं, इतने ज़्यादा हम अब फसलें पैदा कर सकते हैं कि अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट जो है ताजिकिस्तान और तुर्की तक हम जो है ना वो ये सारा एरिया जो है ये पहाड़ों पे मुश्तमिल है। और शुरू से ही अगर तारीख को देखा जाए तो यही एरिया जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे मुश्तमिल है और ये मैदान है मुख्तलिफ दरियाओं के, मैदानी इलाका है और बड़ा ज़रख़े, और ये पूरी आधी दुनिया को ये जो है अजनास पैदा करता था और उनको फ्राहम करता था। और इसी हवाले से जो है वो हमारी शहर रेशम पूरी दुनिया में मारूफ थी। तो ये चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि हमने बड़ा ये गलत पैटर्न जो गवर्नमेंट ने जो है वो इस दफ़ा इस्तेमाल करने की कोशिश की है या अख्तियार करने की कोशिश की है कि जी हमने महंगाई सिर्फ ज़मींदार के ऊपर महंगाई का बोझ डालना है और इसकी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत कम करके हमने लोगों को रिलीफ देना है। आप देखें ना इस दफ़ा गंदम पैदा हुई है, हमारी जो है कास्ट एक मन के ऊपर वो 3400 रुपये आ रही है, यानी 3400 रुपये, जबकि हमें इस वक्त मार्केट में 2200 रुपये भी नहीं मिल रहे। तो यानी एक मन के पीछे जो है वो जिम्मेदार को जो है वो 1500 के करीब का खसारा हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से 1500-1600 रुपये। तो ये चीज़ें जो है ये इस अंदाज से अगर लेके चलेंगे और दूसरी तरफ देखें कि अगर ये कहा जाए कि जी हमने गंदम की कीमत को कंट्रोल करके महंगाई को कंट्रोल कर लिया, आटे की कीमत कम हो गई, दूसरी तरफ जब इन्होंने हमसे गन्ना खरीदा था
तो कम कीमत पे खरीदा था और हमें ये कहा गया था कि जी हमने चीनी की कीमत फिक्स कर दी है, अब इससे नहीं बढ़ेगी। तो आज इनसे चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही और उस पे जुल्म ये है कि ये बाहर से गंदम की तरह फिर चीनी मंगवा रहे हैं ताकि मार्केट में चीनी मौजूद हो, और जब हमारा गन्ना 6 माह बाद या 4 माह बाद फिर यानी हम उसको मिल में भेजने के लिए तैयार बैठे होंगे तो वाफर मकदार में चीनी मौजूद होगी, तो हमारे गन्ने की कीमत जो है वो फिर कम हो जाएगी। यानी इस तरह के इक़दामात के जिनसे हैरत होती है कि वो तबका के जो इस वक्त इस मुल्क को सही मानों में और पूरी ईमानदारी के साथ जो है इस मुल्क की खिदमत कर रहा है, इसको तरक्की देने की कुछ कम वसाइल के बावजूद मुझे हैरत होती है कि बजट में इन्होंने इस दफा ज़राअत के लिए जो हिस्सा रखा है वो तकरीबन 2.25 रखा है, 120 अरब रुपए। और लेकिन जो जिम्मेदार है वो सारे कोशिश कावश उसके अपने एंड से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज नहीं। और गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ ऐलानात हैं, जैसे कि पिछली दफा इन्होंने कहा है कि जी हमने 300 अरब रुपए का किसान पैकेज दे दिया, और यकीन करें कि वो अगर हम ग्राउंड पे जाके देखें तो ये चीज सामने आती है कि 16 लाख जिम्मेदारों ने किसान कार्ड के लिए अप्लाई किया और उसमें से सिर्फ 6 लाख जिम्मेदारों को किसान कार्ड मिला, हालांकि पंजाब में 1 करोड़ के करीब फार्मर मौजूद है। यानी इतने बड़े फिगर को जो है वो आप जो पैकेज दे रहे हैं और पैकेज की सियासत और जिम्मेदार से कर रहे हैं, खुदारा इनसे निकलें। जिम्मेदार को अगर कोई चीज देनी है, अगर आपने कोई जिम्मेदार के साथ भला करना है, और वो जिम्मेदार के साथ नहीं होगा, वो इस मुल्क के साथ होगा, तो उन्हें डायरेक्ट दें। अगर कोई सब्सिडी देनी है अगर आपने, तो उन खादों पे दें, डीजल पे दें, फिर जो है वो प्रोडक्ट की कीमत आप कम कर लें। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम लेके चलते हैं और हम आवाज उठाते हैं कि ताकि जो किसान की आवाज जो है वो ऐवानों तक पहुंचे और इनके मसाइल को हल करने की कोशिश ज़राअत जो है वो पाकिस्तान का और हमारी जो मैशत का एक अहम हिस्सा है। किसानों के मसाइल के हवाले से बात करें तो किसान आज का काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसके पीछे जो गंदम की कीमत है इसका एक तसलसल नहीं कायम किया गया। इसके साथ साथ हम अहमद साहब देखें कि फसलों के हवाले से देखा जाए तो सब्जियाँ हमने देखा था, सब्जियाँ बहुत सस्ती बिकी थी, किसान तब भी परेशान हुआ था। फिर गंदम की बारी आई, गंदम की प्राइस जो है वो भी कम लगाई गई, जिसकी वजह से किसान का माशी कत्ल हो गया। इसके साथ साथ ऐसी और भी पॉलिसीज लाई जा रही हैं जो कहा जा रहा है कि किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है? क्या हमारा मार्केट सेट इस तरह से बन चुका है या हुकूमती पॉलिसियाँ कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रीज़न दिखाई दे रही हैं आपको? हाँ जी, ये ना असल में ना ये प्लानिंग नहीं करते। ये जो हमारे ज़राअत को चलाने वाले लोग होते हैं, जो मशीर और वज़ीर बैठे हुए हैं, वो लोग हैं कि जिनका ज़राअत के साथ कोई तल्लक नहीं है। पिछले दिनों एक आप सब ने सुना और हमने भी देखा भी और सुना भी कि एक जो मशीर ज़राअत हैं वो चावलों की अक़साम बता रही हैं और जिसमें वो बता रही हैं कि ये टोटा, आधा टोटा, पूरा टोटा, जो असल चावल की अक़साम है उनको पता ही नहीं कि वो कौन कौन सी हैं। वो कायनात है, वो सुपर है, वो 86 है, यानी इस तरह की दर्जनों अक़साम है जो चावलों की हैं। इसी तरह जब वो गंदम की बात करती हैं तो वो जो अदादोशुमार पेश करती हैं, हम जब देखते हैं तो हमारा अपना सर पीटने को दिल करता है कि उन लोगों को जिम्मेदारों के ऊपर बैठाया हुआ है या ज़राअत की प्लानिंग के लिए बैठाया हुआ कि जिनका इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, जो उसकी बुनियादी चीज़ों से ही नाशना है, उनसे वाकिफ़ नहीं है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये चीज़ है कि आप अगर सही मानों में ज़राअत को तरक्की देना चाहते हैं तो सही नुमाइंदे जो कि फार्मर्स के मसाइल को समझते हैं, इसको तरक्की देने के हवाले से उनको पता है कि किस अंदाज से हमने ज़राअत को, उनको जो है ना इन शोबाजात का वज़ीर और मुशीर मुकर्रर किया जाए। इसके साथ साथ जो चीज़ है वो ये है कि आपने अगर कुछ देना है जिम्मेदार को तो वो डायरेक्ट दें। ये जो होता है कि जी हमने ये कार्ड दे दिया, वो भी आप जिम्मेदार, अभी मैं आपके सामने रखूं कि ये किसान कार्ड इनका इजरा किया, वो सिर्फ 6 लाख किसानों को मिला। और फिर अभी जो गंदम मैंने उस दिन मैं देख रहा था और मैंने जिम्मेदारों से पूछा कि आपने गंदम इस कम कीमत पे क्यों बेची? उन्होंने कहा जी हमारा किसान कार्ड का हमने जो कर्ज लिया हुआ था, किसान कार्ड के ऊपर जो वो हमने उसके ऊपर जो खर्च किए हुए थे, जो हमारे पैसे थे 2 लाख रुपया, वो हमने वापस करने थे।
तो वो अगर वापस ना करता तो उसके ऊपर एक बिल्कुल। नया बोझ डल जाता। तो उसने अपनी गंदम जो कि उसकी कास्ट भी नहीं पूरी कर रही थी जिस कीमत पे, उस कीमत पे उसको सेल कर दी। तो इस अंदाज से बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम इसको सही तरीके से हल करना चाहें तो फिर इसकी तरफ हमें मूव करना पड़ेगा। हमें इसका जो है वो फहम और इसका जो है वो देखना होगा कि जिम्मेदार जो कि इस वक्त देहातों में है और जिनके पास सहूलतों की कमी है, उसके बच्चे तालीम प्रॉपर नहीं हासिल कर रहे, हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है उनके पास, इसके अलावा जो भी आप शहरों में जो सहूलतें हैं वो देहात के बच्चों के पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो बैठा हुआ है और जो है वो फसलें पैदा कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का फार्मर जो है वो इंडिया के या दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनके फार्मर्स का मुकाबला कर रहा है। और उसके लिए वो यानी टोटल अपनी मेहनत पे उसका इन्हिसार है। गवर्नमेंट की तरफ से उसे कोई चीज़ नहीं मिल रही। अगर कुछ मिल भी रहा है तो वो सिर्फ ये है कि जी उसको प्रमोट कैसे किया जाए गवर्नमेंट की किसी एक्टिविटी को। अगर हमें ये कहा गया कि इस दफ़ा के जी आप गंदम काश्त करें, हम आपको जिसने ज़्यादा गंदम काश्त की उसको हम ट्रैक्टर देंगे, तो गंदम काश्त हुई, ट्रैक्टर भी लिखा, लेकिन जो हमारी गंदम थी उसकी कीमत ना मिली। इसके बाद आपने जो सब्जियों का जिक्र किया है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि सिर्फ 7% एरिए पे इस दफा गंदम कम काश्त हुई। और इन्होंने जैसे ये कहते हैं कि आप गंदम क्यों काश्त करते हैं, मुतबादल फसलों पे क्यों नहीं जाते। जो ही 7% कम गंदम काश्त हुई और जिम्मेदार ने मूव किया मुतबादल फसलों के ऊपर, वो यकीनन सब्जियात होंगी या इस तरह की दीगर फसल, तो वो जो सब्जी जिम्मेदार ने बीजी, गोभी बीजी, गाजर बीजी, मटर बीजे या भिंडी बीजी, तो आप देख लें कि मार्केट सारी की सारी क्रैश कर। लोगों ने अपनी गाजर जो है वो अपनी फसल के अंदर और अपने खेत के अंदर रोटावेटर चला दिया, क्योंकि उसकी कास्ट जो थी वो 150 रुपया पर मन पड़ रही थी और वो मार्केट में 100 रुपये का तोड़ा बिक रहा था। इसी तरह भिंडी जो है लोगों जिम्मेदार बेचारे ने अपने जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल की, गोभी ज़ाया हो गई। तो इतने यानी आप गंदम को अगर आप शिफ्ट गंदम तो देखें जी, आपकी जो 22 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, वो सारी गंदम खाती है। किसानों को रिलीफ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसान कम्युनिटी के हवाले से बात करें तो यकीनन ये भी अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि अच्छा स्कूल हो, अच्छी एजुकेशन हो और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ जो है बेहतर तौर पे इन्हें दी जाएं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जो है एग्रीकल्चर के हवाले से कहा यह जा रहा है कि मौशी कत्ल किया जा रहा है किसानों का। इस पर फर्दर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। कहते हैं ये है कि एग्रीकल्चर जो है हमारी मैशत का एक अहम हिस्सा है, बल्कि यूँ कहा जाए कि ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान खुशहाल होगा तभी जो है पाकिस्तान खुशहाल होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम पंजाब के बजट के हवाले से भी बात कर रहे थे, किसान के मसाइल के हवाले से भी बात कर रहे थे, तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं तारुफ़ करवाना चाहती हूँ, मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ताहिर रज़ाक गुज्जर साहब ने। आप चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल हैं। किसानों के हवाले से आवाज़ उठानी हो, उनके हकूक़ के लिए लड़ना हो तो हमेशा काफ़ी ज़्यादा सरगर्म दिखाई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। हम किसान के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे और यकीनन जो हमारा आज का किसान है वो परेशान है। कहा भी ये जा रहा है कि किसान का मईशी कत्ल किया जा रहा है। आपके हवाले से या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनन आप किसानों के साथ मुलाकात भी करते होंगे, उनके मसाइल सुनते भी होंगे। कौन से मौजूदा मसाइल चल रहे हैं जो किसान को परेशान कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा मसाइल नहीं, ये पिछले 2 साल का तसलसल है जो मेरे काश्तकार के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। ज़ाहिर तौर पर गवर्नमेंट लग रही है कि हम किसान कार्ड दे रहे हैं, ट्रैक्टर स्कीम दे रहे हैं, सुपर सीडर दे रहे हैं, ये अच्छा इकदाम है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वो मेरे छोटे काश्तकार की एक्सेस से दूर है। उसको कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, उसको कोई ट्रैक्टर नहीं चाहिए, कोई सुपर सीडर नहीं चाहिए, कोई किसान कार्ड नहीं चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही क्लेम है कि हमारी जो ज़रूरी जिन्स है, जब हमारी पैदावार आती है मार्केट में, उसके हमें हमारी मेहनत के मुताबिक जितनी हमने साल हर साल या 6 माह मेहनत की होती है, गन्ने के ऊपर हमने साल हर साल की मेहनत की होती है, तो उसके मुनासिब रेट मिलने के लिए माहौल पैदा किया जाए मार्केटिंग में। सही। जो कि माहौल पैदा नहीं हो रहा, हम जो जितनी इनपुट्स है वो महंगी ले रहे हैं। तो जो किसान कार्ड है, ट्रैक्टर है, सुपर सीडर है या और कई स्कीमें गवर्नमेंट ने दी हैं,
उनकी अफादियत या उनका फायदा मेरे काश्तकार को नहीं पहुंच पा रहा। बिल्कुल इसी तरह से तो किसान इस वजह से काफी ज्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। इंतहाई परेशान है, किसान भी परेशान है, और किसान से जो बंदा एंड यूजर है हमारा, घरों में बैठे लोग चीजें ले रहे हैं, चाहे चीनी ले रहे हैं, उनको वो चीजें महंगी मिल रही हैं। तो मेरा तो मुतालबा है, पिछले दिनों में एक लाहौर में मीटिंग हुई है कि हमें प्राइस कंट्रोल कमीशन बनाना चाहिए। सही। जिसमें काश्तकार भी हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी हो, जो हर सेक्टर की जो नफा है ना उसको वो डिसाइड करे, ताकि जितनी जिसकी मेहनत है उसको सिला मिलना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से। तो जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक मेरे ख्याल में यही रोना धोना रहेगा, काश्तकार मजीद परेशान होगा। यकीन जाने कि काश्तकार जो 6 एकड़ का या 12 एकड़ का अगर वो दूध ना बेचे अपनी गाय भैंस का, तो शायद वो फाकों की पे आ जाए। तो हमारी तो गवर्नमेंट के साथ ये इल्तिजा ही कर सकते हैं, और अच्छी उम्मीद ही कर सकते हैं कि कम से कम काश्तकार तंजीमों को, जितनी भी तंजीमें, उनसे फीडबैक लें ताकि मसाइल का हल हो। और ये ना हो कि नॉन टेक्निकल बंदे एडवाइजर बन जाएं और एडवाइजर बन के वो एक काश्तकार का भी मजाक उड़ाए और हुकूमत की भी सुबकी हो उसमें उनके बयानात की वजह से। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से कहा यह जाता है कि फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसान काउंसिल के नुमाइंदों के साथ कम्युनिकेशन हो, किसान के मसाइल को हल करने के लिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की ज़रूरत हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा कह रहे हैं कि किसान के यहाँ पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है ताकि किसान जो है वो एम्पावर हो सकें। तो अली अहमद साहब, मैं आपसे जैसे कि बात कर रही थी कि कहा जा रहा है कि किसान जो हैं कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार हैं। क्रॉप जोनिंग के हवाले से हमने अक्सर बातें सुनाई दी गई हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं कि गोभी की ज़्यादा पैदावार है, प्राइस वहाँ से ज़्यादा हाई मिल रही है, तो किसान जो हैं वो गोभी ही काश्त कर लेते हैं। क्रॉप जोनिंग के हवाले से उस तरह से इकदाम नहीं किए जाते। इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ जी, इसमें किसी हद तक तो फार्मर भी जिम्मेदार है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी ये गवर्नमेंट की बनती है, क्योंकि अगर हम हर चीज़ जिम्मेदार के ऊपर या किसान के ऊपर छोड़ दें तो ये सही बात नहीं है। क्योंकि समझें कि वो तो एक अपने यूनियन काउंसिल तक या अपने गांव तक महदूद होता है। तो जोनिंग करना तो ये गवर्नमेंट का काम है कि वो जोन बनाए कि ये जी गोभी का जोन है, ये फलानी चीज़ का जोन है। तो ये सारे काम जैसे कि मेरे मोहतरम गुजर साहब ने बताया कि ये गवर्नमेंट के करने के काम है। जिम्मेदार ने तो मेहनत करनी है खेत के अंदर, और उसके बाद वो इस चीज़ का ख्वाहिशमंद होता है कि जो उसने उगाया है उसकी प्रॉपर कीमत उसे मिले। बल्कि उसकी फसल के काश्त करने से पहले ये चीज़ डिसाइड होनी चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर एक अदारा होना चाहिए कि जो उसके अखराजात को मद्देनजर रखते हुए उसकी अमदादी कीमत का तयन करे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के करने की हैं और गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और इसने पिछले जैसा कि बात हो रही थी कि 2 साल का तसलसल है, और ये मुसलसल जिम्मेदार को इग्नोर कर रहे हैं, ज़राअत को इग्नोर कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ती गंदम हमारे मुल्क में अवेलेबल है जो है, और इसके बावजूद और ये तवक्को कर रहे हैं ये गंदम मुल्क के अंदर मौजूद रहेगी। हालांकि अफगानिस्तान में यही गंदम 5,000 रुपये में बिक रही है। तो ये कैसे इसको इस मुल्क में होल्ड कर सकते हैं? चीनी वाफर थी, इन्होंने बाहर भेजी, अब ये बाहर से मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी शॉर्टेज हो गई है, कीमत बढ़ रही है। गंदम इनसे मुल्क में होल्ड नहीं होगी। ये सिर्फ इस्तेसाल होगा तो जिम्मेदार का होगा जिसने इसको पैदा किया है। वो अभी उसने कोई एक आधा माह जिम्मेदार ने इसको होल्ड करने की कोशिश की है। साथ ही किसान कार्ड की जो है वो पेमेंट का टाइम आ गया। जिस जिम्मेदार ने, छोटे छोटे जिम्मेदार हैं जहाँ पे फैसलाबाद में 3.5 एकड़ का यानी होल्डिंग है के इक़दामात हैं। और यकीन करें कि जैसे मेरे भाई ने कहा है, जिस तरह अमेरिका में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था ना एक वक्त में, इस वक्त जिम्मेदार भी उसी कैफियत से गुजर रहा है, डिप्रेशन की कैफियत में। यकीन करें कि इंडिया में तो जिम्मेदार खुदकशियां कर लेते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहब में इसको हराम, और यही एक मौजब है कि इस वक्त जिम्मेदार इस कदम से रुका हुआ है। अदरवाइज उसकी हालत जो है, माशी हालत, या उसकी अगली फसलात को, या जिस तरह उसने लोगों के कर्जे दिए हुए हैं, डीजल, खाद, हर चीज के जो, और जिस तरह वो उससे मुतालबा कर रहे हैं, वो इस वक्त इंतहाई डिप्रेशन के अंदर है। और गवर्नमेंट बिल्कुल जो है वो गहरी नींद सोई हुई है, बल्कि मुजरमाना गफलत कर रही है और नजरअंदाज कर रही है इसको, और सारी महंगाई का बोझ जो है वो जिम्मेदार के ऊपर डाल के जो है वो
खुशी मना रही है कि हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया, इस हमारा महंगाई का लेवल इधर पहुंच गया, इधर पहुंच गया। तो ये असरात जो है ना, इनको 1-2 साल बाद समझ आएंगे, जब जिम्मेदार के पास नेक्स्ट फसल के लिए पैसे बिल्कुल खत्म हो गए और वो मायूस हो गया। उसके बच्चे जो कि पहले बाहर से अपने फार्मिंग के लिए गांव आ गए थे, वो वापस चले गए मिलों फैक्ट्रियों के अंदर, और ये जमीनें जब बंजर होना शुरू होगी फिर इन्हें समझ आएगी। तो इन्हें अभी होश के नाखून लेना चाहिए। और इस तबके को कि जो इस मुल्क के लिए, मैं ये समझता हूं कि अगर सही मानों में अगर वाहिद एक ऐसा तबका है कि जो इस मुल्क की तरक्की का इस वक्त जिसने इस मुल्क को स्टैंड किया हुआ है, और हर किस्म के क्राइसिस के अंदर अगर कोई तबका इस मुल्क को सपोर्ट करता है और सही मानों में इस मुल्क को, कोविड के अंदर मैं कई दफा इस चीज की मिसाल दे रहा हूं कि लाखों की तादाद में जो साहब मजदूर जो है ये हमारे देहातों में चले गए थे, मिलें तो बंद हो गई थी। तो ये जिम्मेदार था, ये किसान था कि उसने जो लाखों की लेबर थी उसको उसने अकोमोडेट किया। उसने कहा कि हमारी फसलों, हमारे खेतों में काम करें, हम आपको मुआवजा देंगे। और पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा कि जहां पे कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं पेश आया था। हर आदमी जो था उसने अपनी रोटी खाई थी। और वो जो कोविड के क्राइसिस था, मैं समझता हूं उसमें भी फार्मर ही था कि जिसने इस क्राइसिस को बियर किया। और आइंदा भी जब भी मसलन अभी मैं सोच रहा था जब आपकी तरफ आ रहा था कि खुदा न खास्ता ये जंग जो ईरान और अमेरिका और इसराइल की लंबी होती, तो जैसे वो समुद्री रास्ते बंद हो रहे थे, तो जैसे इन्होंने गंदम नहीं खरीदी, हमारे पास देखें जी 50 लाख टन होनी चाहिए गंदम, बिल्कुल, जो हमारे मुल्क के लिए एक जखीरा होना चाहिए कि जो एक जरूरत होती है एक मुल्क की। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि इनके पास 20 लाख टन के करीब भी पड़ी है। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, समझ नहीं आती कि ये किस अंदाज से देख रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनको तवज्जो देना चाह रहे हैं, और बिल्कुल इस जो किसान को इन्होंने इग्नोर किया हुआ। बिल्कुल इसी तरह से किसान के हवाले से बात कर रहे थे। किसान जो है, जाहिर सी बात है, एक बीज जो है वो ज़मीन में बोता है, उस बीज को फसल बनाने तक दिन रात एक कर देता है, आंधी आता है, तूफान आते हैं, तो देखते हैं किसान जो है वो अपनी ज़मीनों की, अपनी काश्तकारी की जो है ख्याल रख रहा होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान वही दिखाई दे रहा है। क्या फैक्टर्स हैं, क्या अवामल हैं, किस तरह से इस चीज़ को रिजॉल्व किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।